नमस्कार दोस्तों, नेशनलिस्ट व्यू के इस वीडियो कॉलम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर के बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि 24 जून को एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई नई दिल्ली में, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी थे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थे, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी थे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से विभिन्न राजनीतिक दलों के 14 प्रतिनिधि वहां पर आए थे। इनमें से कई प्रतिनिधि ऐसे थे जो मूलतः जिन राजनीतिक दलों से संबंध रखते हैं, जैसे पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और कुछ अन्य छोटे दल भी, ये सभी के सभी इन्होंने अनुच्छेद 370 को में संशोधन का विरोध किया था, सेक्शन 35A को हटाने का विरोध किया था। ये अनुच्छेद 370 और में संशोधन और सेक्शन 35A को हटाए जाना ये 5 अगस्त 2019 को हुआ था। और इसके बाद से आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से एक देश में एक विधान, एक निशान, एक संविधान, ये जो एक लंबे समय से मांग चल रही थी जम्मू कश्मीर में लागू करने की, ये मांग लागू हो गई। और इसके बाद जो परिस्थितियां उभरी उसमें जो नेता यहाँ पर आए हुए थे दिल्ली में, उनमें से कई ऐसे नेता थे जिनको कि काफी समय तक नजरबंद करके भी रखा गया ताकि वो वहां पर कोई दिक्कत या परेशानी पैदा ना कर सकें और एक स्मूथ ट्रांजिशन हो जाए। बहरहाल, अब बात करते हैं कि ये जो 24 जून को बैठक हुई, ये इसका कारण क्या था और आगे आने वाले समय में इस बैठक को अगर हम देखें तो कश्मीर को लेकर रोड मैप क्या है केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का, जम्मू कश्मीर में क्या होने जा रहा है। देखिए, दो तीन चीजें बड़ी स्पष्ट हैं इसके अंदर। पहली बात तो ये है कि ये एक तरीके से 5 अगस्त 2019 के बाद पहली बैठक थी जो कश्मीर के विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ केंद्र सरकार की हुई। इसको करने का एक बहुत बड़ा कारण ये था कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 के बाद से लेकर अब तक 2-3 काम जम्मू कश्मीर में किए, जिसकी वजह से उसे बड़ा पॉजिटिव फीडबैक मिला, एक आत्मविश्वास भी मिला, एक उसे लगा कि जमीनी तौर पर लोग अब जो है अनुच्छेद 370 में संशोधन और सेक्शन 35A को हटाने का औचित्य समझ रहे हैं, उसका फायदा समझ रहे हैं। तो ये जो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों, औपचारिक और अनौपचारिक रूप दोनों तरीके से फीडबैक मिला, उसके आधार पर केंद्र सरकार ने तय किया कि अब समय आ गया है कि ये जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं जम्मू कश्मीर में, अब इनके साथ बातचीत की जाए ताकि जम्मू कश्मीर में एक निर्वाचित सरकार आ सके। और उसके बाद केंद्र सरकार का एक कमिटमेंट भी है कि जिसे हम कहते हैं रिस्टोरेशन ऑफ फुल स्टेटहुड, यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा दोबारा से जम्मू कश्मीर को दिया जा सके। ये कितनी जल्दी संभव हो पाएगा इसके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो जम्मू कश्मीर से जमीनी स्तर पर पॉजिटिव फीडबैक मिला, उसका कारण क्या था? उसके 2-3 कारण थे। पहला कारण तो ये था कि बहुत सारी ऐसी विकास की योजनाएं जो अब तक कागजों में थी, क्योंकि हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का प्रशासन जो है अखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था और केंद्र सरकार ने हजारों लाखों करोड़ रुपए अभी तक दिए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर विकास नहीं हो पाया था। पर अब जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद सीधा केंद्र के हाथ में कमान थी, तो उन्होंने पैसे भी दिए, उन्होंने योजनाएं भी शुरू की और खासकर ऐसी योजनाएं शुरू की जिनसे कि तुरंत लोगों को फायदा मिल सके, जैसे कि लोगों के घरों में बिजली पहुंचाना, साफ पानी को उपलब्ध करवाना, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना। तो इससे लोगों को पहली बार ये लगा जम्मू कश्मीर के कि हाँ, जो विकास की योजनाएं हैं उनका फायदा उनके तक सीधे पहुंच रहा है। और अभी तक जो व्यवस्था वहां पर थी, जब जम्मू कश्मीर एक राज्य था, वहां पर अनुच्छेद 370 लागू था, तो वहां की जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो शासन में आती थी और जिनको हम जेबी पार्टियां कह सकते हैं, क्योंकि वो 1-2 परिवारों के पूरी तरह से नियंत्रण में थी, तो वो पार्टियां जो वहां पर भ्रष्टाचार कर रही थी और लोगों तक विकास नहीं पहुंचने दे रही थी, तो बदली हुई व्यवस्था में उन तक विकास पहुंच पा रहा है। तो ये एक बड़ा कारण था जम्मू कश्मीर के लोगों द्वारा अनुच्छेद 370 के संशोधन में संशोधन के समर्थन करने का और इसके अलावा सेक्शन 35A को हटाने का। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कदम जो केंद्र सरकार ने उठाया वो था डोमिसाइल पॉलिसी। एक नई डोमिसाइल पॉलिसी को लागू किया गया। डोमिसाइल पॉलिसी का मतलब ये है कि ये तय करना कि कौन उस राज्य का स्थायी निवासी हो सकता है और कौन उस राज्य का स्थायी निवासी नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 370 जब लागू था वहां पर पूरी तरह से, और सेक्शन 35A भी लागू था, तो उस समय बड़ी संख्या में महिलाएं, जो पिछड़ा वर्ग है, खासकर वाल्मीकि समाज, गुरखा समुदाय, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से आए हुए लोग,
इसके अलावा पश्चिमी पंजाब जो है उससे शरणार्थी जो आए हुए थे, ऐसे लाखों लोग थे जो लगभग 7 दशक से वहाँ रह रहे थे और उन्हें स्थायी निवास का अधिकार नहीं मिला था। इसकी वजह से ना तो उनके बच्चे वहाँ के कॉलेजेस में एडमिशन ले पाते थे, ना उन्हें इंजीनियरिंग और मेडिकल की शिक्षा मिल पाती थी, ना उनके बच्चों को राज्य सरकार में नौकरियां मिल पाती थी। इस सब को एक नई डोमिसाइल पॉलिसी लाकर केंद्र सरकार ने दूर कर दिया। तो ये एक लाखों लोगों का समर्थन केंद्र सरकार के इन कदमों को मिला। इसके बाद बात करते हैं, जिला पंचायत के चुनाव हुए और उसमें पहली बार महिलाओं को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन सबको प्रतिनिधित्व मिला। इससे पहले पॉलिटिकल रिजर्वेशन, राजनीतिक क्षेत्र में आरक्षण या प्रशासनिक क्षेत्र में जैसे आप कह सकते हैं, वैसा आरक्षण जो है वहां पर नहीं उपलब्ध था। तो इस प्रकार से जो वंचित समुदाय है और जिसके साथ आप कह सकते हैं कि बड़ा भेदभाव हो रहा था, तो उसको भी एक बहुत बड़ी राहत मिली। ये भी एक समर्थन का बहुत बड़ा कारण था। यहाँ मैं बताना चाहूँगी, जैसे गुजर बकरवाल है, बहुत बड़ा समुदाय है वहाँ का, उनके अच्छी संख्या में लोग जिला परिषद के चुनावों में चुनकर आए हैं और इससे पहले कभी उनके इतने लोग चुनकर नहीं आए थे। एक और चीज जो केंद्र सरकार ने की वो थी एक डिलिमिटेशन कमीशन को बैठाना। डिलिमिटेशन कमीशन यानी कि परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग का ये काम है कि जम्मू कश्मीर में जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से जो विधानसभा या लोकसभा की सीटें हैं उनका एक तरीके से परिसीमन करना। अभी हम फिलहाल विधानसभा पर फोकस करेंगे। विधानसभा की 90 सीटें जम्मू कश्मीर में हैं और इन सीटों पर फोकस करना कि जनसंख्या के हिसाब से कितनी सीटें होनी चाहिए, किसको कितनी सीटें मिलनी चाहिए। अब तक जो स्थिति थी उसके अनुसार जम्मू संभाग, उसको हमेशा ये लगता था कि उसके साथ भेदभाव हुआ है। जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ 5 अगस्त 2019 को, उससे पहले आप जम्मू कश्मीर के राज्य को 3 भागों में मुख्यतः बांट सकते हैं, कश्मीर घाटी, जम्मू और लेह लद्दाख। लेह लद्दाख अब एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, जम्मू कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश है। तो जो ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, अब इसमें 2 संभाग है, जम्मू और कश्मीर घाटी। तो ये जो परिसीमन आयोग बैठा है, ये परिसीमन आयोग दोबारा से एक बार तय करेगा कि किस संभाग में कितनी सीटें होनी चाहिए। और जम्मू संभाग के लोगों को ये लगता है कि अंततः जो लंबे समय से उनके साथ भेदभाव हो रहा था, जितनी उनकी जनसंख्या है और जितनी उनकी आवश्यकता है उसके हिसाब से अब उन्हें विधानसभा के अंदर प्रतिनिधित्व मिलेगा, रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसने कि केंद्र सरकार के प्रति एक बड़ी गुडविल क्रिएट की। और अब हम बात करते हैं कि रोड मैप क्या होगा। फुल स्टेटहुड की बात हो रही है, केंद्र सरकार ने भी प्रतिबद्धता अपनी जाहिर की है कि हम जम्मू कश्मीर को आगे चलकर फुल स्टेटहुड देंगे। लेकिन यहाँ ये स्पष्ट कर देना जरूरी है कि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट मार्च 2022 तक आनी है। उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा चुनाव होंगे, उसके बाद एक नई सरकार चुनकर आएगी और उसके बाद इस विषय पर विचार होगा कि फुल स्टेटहुड दिया जाए, कैसे दिया जाए, कब दिया जाए। तो कोई टाइम बाउंड फ्रेम नहीं है और हो सकता है कि इसमें कुछ समय भी लगे। ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि कैसे चुनाव होते हैं, किस तरीके की सरकार आती है, जम्मू कश्मीर में ग्राउंड लेवल की स्थिति क्या रहती है। हालांकि अगस्त 5, 2019 के बाद से लेके अब तक आतंकवादी घटनाओं में भी बहुत ज़्यादा कमी आई है और लगभग कमोबेश कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में आप कह सकते हैं शांति है। इक्का दुक्का घटनाएं जो है वो होती रहती हैं। और जो ये राजनीतिक पार्टियां हैं, ये जो पहले पूरी तरह से केंद्र सरकार के कदमों का विरोध कर रही थी, ये क्यों आ गई बातचीत करने के लिए? ये इसलिए आ गई बातचीत करने के लिए क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास हो चुका है कि पंचायत चुनाव होने के बाद राज्य में एक नया राजनीतिक नेतृत्व उभर रहा है, एक वैकल्पिक राजनीतिक नेतृत्व उभर रहा है। अगर वो जम्मू कश्मीर के अंदर राजनीति की मुख्यधारा में शामिल नहीं होंगे और केवल केंद्र सरकार के विरोध की डफली बजाते रहेंगे, तो उन्हें पहले ही वो हाशिए पर हैं, तो उनका राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मैंने इसलिए कहा कि वो हाशिए पर हैं, उन्हें इस बात का एहसास हो गया क्योंकि जब उनको हाउस अरेस्ट में रखा गया 5 अगस्त 2019 के बाद, ताकि वो कोई ट्रबल ना क्रिएट कर सकें, उस समय कोई जम्मू कश्मीर के आम आवाम से उन्हें समर्थन नहीं मिला, कोई सड़कों पर उनके पक्ष में आप कह सकते हैं प्रदर्शन नहीं हुआ। तो उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि ये कुछ जिलों तक सिमटी हुई पार्टियां हैं, ये कुछ परिवारों की जेबी पार्टियां हैं। अब अगर उन्हें अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखना है तो उन्हें बातचीत के लिए टेबल पर आना ही पड़ेगा, उन्हें कश्मीर की चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेना ही पड़ेगा। हालांकि आगे चलते हुए आप
हो सकता है देखें कि कुछ बयान वो ज़रूर जाहिर करेंगे, क्योंकि जैसे ही वो श्रीनगर लैंड करते हैं, श्रीनगर के एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, उसके बाद उनका रुख बदल जाता है। लेकिन वो इस वजह से है क्योंकि उनकी एक अपनी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी है और वो भाजपा विरोधी भी है, वो केंद्र की विरोधी भी है, तो उसको कैटर करने के लिए वो इस तरीके की पोस्चरिंग करते रहेंगे, इस तरीके की बयानबाजी करते रहेंगे। लेकिन इन बयानों को न केंद्र कोई बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेने वाला है, ना ही इन पर कोई बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया जाहिर करने वाला है। तो कुल मिलाकर आने वाले समय में रोड मैप ये होगा कि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद विधानसभा के चुनाव होंगे और राज्य में एक निर्वाचित सरकार आएगी और उसके उपरांत आगे के विषयों पर विचार होगा कि कब और कैसे स्टेटहुड दिया जाए। इस बीच में केंद्र सरकार ने यह भी तय किया हुआ है कि जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा जो विकास की योजनाएं हैं उसको और तेज़ी से बढ़ाया जाए और जम्मू कश्मीर जो इतने लाखों करोड़ देने के बावजूद जो वहाँ के आम लोग पिछड़े रहे, उस पिछड़ेपन को दूर किया जाए। तो ये जो प्रयास हैं ये और ज़्यादा केंद्र सरकार को भी उम्मीद है और ये एक स्वाभाविक बात भी है कि और ज़्यादा गुडविल क्रिएट करेंगे। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये कुल मिलाकर फिलहाल जम्मू कश्मीर की स्थिति है। नेशनलिस्ट व्यू के यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक भी भेजें। आप किसी और विषय पर जानकारी चाहते हैं या आप चाहते हैं कि हम कोई ऐसा विषय लें जिस पर कि आपसे जानकारी साझा कर सके, तो YouTube के कमेंट बॉक्स में भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा हमारा ईमेल आईडी है contact@thenationalistView.com।